Hello everyone, welcome to Einstein classes. Today we are going to start chapter 1, class 12. The chapter name is Electric Charge and Electric Field. So first let us talk about what is charges and what is the meaning of saying that a body has a negative charge and a body has a positive charge. For example, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है या न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो दोनों सेम होता है। किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो टोटल चार्ज उस बॉडी पे चार्ज का सम जीरो हो जाता है। अगर उसी बॉडी पे मैं क्या करूं कि उस बॉडी का, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2+2 चार्ज है प्रोटॉन पे और +2 चार्ज है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2 माइनस इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जीरो। और अगर तो ये बॉडी, हम कहेंगे कि ये बॉडी हमारा न्यूट्रल बॉडी है। अगर सेम चीज हम बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर कभी भी ई माइनस ऐसा करके कहीं लिखा हुआ है या फिर सिर्फ ई लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की। अच्छा, अब कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज है? तो अगर किसी बॉडी के पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए, जैसे इस बॉडी पे हमारे पास 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 यूनिट प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस 2 यूनिट, और 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि 3 यूनिट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जो कि निगेटिव होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -E, मतलब कि इस बॉडी पे नेट चार्ज निगेटिव है। सिमिलरली अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और कोई भी बॉडी को अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर निगेटिवली चार्ज करना है तो आपको एक सिंपल से काम करना होगा, उस बॉडी पे सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, आप कभी प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना काफी मुश्किल भरी बात होती है। तो किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो हम उस पे उससे इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और किसी भी बॉडी को अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो उस पर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, मतलब इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं निगेटिव चार्ज। तो दो चीज़ें काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं निगेटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घट जाए तो पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अच्छा, चार्जेस के बारे में कुछ और बातें कर लें। चार्जेस अगर सेम नेचर के होते हैं, मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर हैं या फिर दो नेगेटिव चार्ज या दो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो जो फोर्स लगेगा उन दोनों चार्जेस के बीच में वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब दो सेम नेचर के चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं, मतलब प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, और डिफरेंट नेचर के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चार्जेस का कुछ और प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज अगर हमारा रुका हुआ रहे, रेस्ट पे रहे, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर चार्ज एसिलरेट कर रहा है, अगर चार्ज एसिलरेट कर रहा है तो मतलब कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, जो हम चैप्टर 7 या 8 लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में। और मैग्नेटिक फील्ड हम चैप्टर 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम चैप्टर 1 से ही पढ़ रहे हैं।
तो ये चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। अब आते हैं हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 को समझने से पहले चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, अगर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो अगर चार्ज हमारा रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो उसके स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को स्टडी करेंगे, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे। फील्ड्स के बारे में ये भी हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। इसे हम इसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। और पोटेंशियल्स जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, तो इसे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि रुका हुआ। अच्छा, चार्ज के बारे में किसने बताया था कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज निगेटिव है? आप लोग एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं कोई बुक रिकमेंडेशन की वीडियो एक अलग से बना दूंगा। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है, उन्होंने बताया था कि कोई भी चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव लेना है, ऐसा कुछ करके, मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, उन्होंने खुद से अपना बता दिया। अब आ जाइए हम इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा चीज़ है इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल कंडक्टर है। जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। अब आ जाते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट नहीं कर पाता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे जैसे कि हमारे पास हो गया वुड, हो गया रबर, हो गया काफ़ी और भी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ लेते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस से अगर हट जाए तो कोई बात नहीं, आपको मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड ऑफ चार्जिंग है। कौन कौन सा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? मतलब कि दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं, जैसे ठंडी के दिनों में हम हाथ रब करते हैं, तो वो भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही होता है। तो दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर पे ही हो सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है। ये कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय स्टैटिक चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज को क्रिएट कर सकता है। अच्छा, फ्रिक्शन से जो चार्ज क्रिएट होता है, तो दो बॉडी है हमारे पास, तो दो बॉडी को अगर मान लीजिए बॉडी 1 और बॉडी 2 को अगर हम रब करेंगे, तो दोनों बॉडी डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस एक्वायर करेंगे। जैसे बॉडी 1 अगर निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो बॉडी 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। दोनों बॉडी डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस को एक्वायर करेंगे। तो टू बॉडी विल हैव डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दो बॉडी को रब करेंगे तो दोनों बॉडी निगेटिव अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर करेगा। अच्छा, कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन सा बॉडी निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए कि बॉडी एक है हमारे पास, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली खींच के रख सकता है, और एक बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज रखा हुआ है, और एक अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइट खींच के रखा हुआ है। तो जो टाइट खींच के रखा हुआ है तो रब करने पे उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जिसका इलेक्ट्रॉन लूज है वो निकल के और दूसरे वाले बॉडी में उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मतलब कि जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है वो आसानी से निकल सकता है। तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रख सकता है। वर्क फंक्शन मतलब कि टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रख सकता है, और जिस बॉडी का कम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। तो जिस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, और जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो ये हो गया हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है कि दो, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पे होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक चार्ज रॉड लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं? चार्ज रॉड लेकर के आते हैं। और अच्छा, ये सिर्फ कंडक्टर पे होता है। किस चीज पे होता है? कंडक्टर पे होता है। अच्छा, इसमें सेम नेचर का चार्ज आता है। कैसा आता है? सेम नेचर का और इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये चार्ज को अगर हम इसमें टच कर दें, इस स्फीयर में टच कर दें,
तो क्या होगा कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होकर किस में चला जाएगा, इस मेटेलिक स्फीयर में चला जाएगा। अच्छा, इसमें कांटेक्ट बहुत जरूरी है, बिना कांटेक्ट के आपका कंडक्शन नहीं होगा। तो कंडक्शन सबसे पहली बात किस पे होगा, कंडक्टर पे होगा। सेम नेचर के चार्जेस आएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और कांटेक्ट जरूरी होगा। तो ये कंडक्शन हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है इंडक्शन। देखिए इंडक्शन काफी मतलब सोचने वाली बात है कि ये बिना टच किए चार्ज को हम इसमें क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें कंटेक्टलेस होता है। क्या होता है, कंटेक्टलेस। और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आता है। क्या आता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आता है। क्या आता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पहले से न्यूट्रल बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है, न्यूट्रल बॉडी होता है। एक हेवली चार्ज रोड जो बहुत ज्यादा चार्ज है उस न्यूट्रल बॉडी के अराउंड लाते हैं, इस न्यूट्रल बॉडी के अराउंड इसे लेकर के आते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कंडक्टर के, अच्छा ये सिर्फ कंडक्टर में होता है, किस में होता है, कंडक्टर में ही होता है। तो अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी के आसपास इसे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये सारे इसके नेगेटिव चार्ज को इधर कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इधर कर देगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके यहाँ कर देगा। ठीक है। अब आगे आइए, तो अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अगर इसको दूसरे कंडक्टर से टच कर दीजिएगा तो ये सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव वाला इसमें चला जाएगा और फाइनली हमारे इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। तो इससे हम कहते हैं कि हमने बॉडी को चार्ज कर लिया। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, इसे हम अर्थ कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। तो जब ग्राउंड करेंगे तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो इसमें क्या होता है कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं और इसमें जो चार्ज आता है वो अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। मतलब रॉड को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो निगेटिव चार्ज आएगा, रॉड को नेगेटिव रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। रॉड काफी हेवली चार्ज होता है और इसमें अपोजिट नेचर के चार्जेस आते हैं। ठीक है, और ये कॉन्टेक्टलेस होता है। कैसा होता है, कॉन्टेक्टलेस। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर बाय विदाउट मेकिंग contact between the two bodies is known as charging by conduction। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हो गया हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे इस टॉपिक आज के ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। मतलब कि चार्जेस को आप सिंपली प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे एक बॉडी पे मान लीजिए कि एक दो तीन तीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो आप टोटल बॉडी पे अगर चार्ज पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और प्लस 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो टोटल इस बॉडी पे 1 यूनिट चार्ज है। मतलब चार्जेस को आप सिंपली प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस और निगेटिव चार्ज है तो माइनस लगा के, और सिंपली टोटल चार्ज अगर किसी बॉडी पे निकालना है तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। क्या होता है ये, एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का। टोटल चार्ज एक बॉडी का क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का। मतलब एक एक चार्ज, जैसे इस बॉडी पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट निगेटिव चार्ज है। तो ये टोटल हमने जोड़ के यहाँ निकाला है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे नेट चार्ज है। तो ये आता है हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, जो कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब एक चार्ज पे कितना, एक बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो सारे इंडिविजुअल चार्जेस को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। फिर दूसरा आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विथ टाइम। एक बॉडी पे टोटल कितना चार्ज होगा वो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसको कहने का कितना सारा तरीका है। एक तो तरीका ये भी है कि हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन सबसे मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड विथ टाइम। जैसे कि अब ये क्यों, मतलब ये क्यों हमें पढ़ना चाहिए कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो आपको जानना चाहिए कि जो आइंस्टाइन थे उन्होंने बताया था कि मास जो किसी बॉडी पे होता है वो टाइम के अगर हम उसे बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मास को मूव करें, मतलब लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल, तो उसका मास धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, और लाइट के वेलोसिटी पे अगर मास इसीलिए नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पे मास इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है,
तो लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसे कितना भी स्पीड से ले, मतलब अब तक हमने नहीं खोजा हुआ है, हो सकता है कि आज से 40-50 साल या 100 साल या 200 साल बाद ये चीज़ों को खोजा जाए तो चेंज हो सकता है या फिर ना भी हो, ये एक assumption है। लेकिन मास को 400 साल से माना जा रहा था कि मास चेंज नहीं होगा न्यूटन के ज़माने से, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, मास चेंज होता है और ये प्रूव भी हो चुका है। लेकिन चार्ज होता है वो अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं खोजा है हमने, मतलब कि यूनिवर्स में जितना चार्ज एक बार बन गया वो स्टैटिक है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। आप उसको कितना भी स्पीड से मूव कर लीजिए। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है और इसका टोटल चार्ज क्या है, अनचेंज रहेगा हमेशा टाइम के साथ। इसके बाद आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि एक बॉडी पे अगर आपको टोटल चार्ज लेना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, जहां एन का मतलब होगा इंटीजर, एन का मतलब होगा इंटीजर जेड, और इंटीजर क्या होता है, 0 +-1 +-2। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वजह से या प्रोटॉन के चार्जेस, प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मतलब प्लस ही होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होता है। मतलब एक बॉडी का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप प्रोटॉन के चार्जेस को और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को कोई भी ले लीजिए तो वो आपको मतलब इंटीजर में ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 ऐसे ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी पर टोटल चार्ज 1/2 आ रहा है, 1/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 5/2, क्योंकि चार्जेस जो है वो गुच्छे में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप आगे थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स बने होते हैं, तो क्वार्क्स अप क्वार्क डाउन क्वार्क से बना होता है ऐसा कुछ। तो वो मतलब वहां पे एग्जिस्ट करता है कि 1/3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा वो थ्योरेटिकली, मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि 1/3 इलेक्ट्रॉन या फिर 1/2 -1/3 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज है कि क्वार्क के अंदर ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन जो एग्जिस्ट करता है हमारे लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है कि एक चार्ज को आप जोड़ दीजिए, सारे चार्जेस को आप जोड़ दीजिए कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वही आपके बॉडी पे टोटल चार्ज होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो एक बॉडी पे टोटल चार्जेस कितना होगा, आप सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए और वो इंटीजर होगा, या तो 10 15 20 25 30 40 50 ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि एक पॉलीथीन को हम रब करते हैं ऊल से। अच्छा, ऊल को याद रखिएगा, ऊल जो है वो निगेटिव चार्ज का भंडार होता है, निगेटिव चार्ज का रिजर्वायर भी हम कहते हैं ऊल को, निगेटिव चार्ज का रिजर्वायर। ठीक है, तो अगर ऊल को अगर हम रब करेंगे, पॉलीथीन को रब करेंगे ऊल पे, तो पॉलीथीन जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि ऊल का सारा निगेटिव चार्ज पॉलीथीन में चला जाएगा। तो क्यू इजिकल्स, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और क्या इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुए तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास भी होता है, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का भी मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है और प्रोटॉन का भी मास होता है। मतलब अगर हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि एक चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो उसका मास भी कम हो रहा होगा, हालांकि वो काफी नेग्लिजिबल होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि हमारा इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो Q इजिकल्स टू एन अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ एन का वैल्यू कुछ आएगा हमारा 2 इंटू 10⁻12 अप्रोक्सीमेटली, कुछ ऐसा ही आएगा। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गए ऊल से। और मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारा मास ट्रांसफर मिल जाएगा, मतलब इतना मास पॉलीथीन का ज्यादा हो गया। अब जाते हैं, कह रहा है कि 250 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे। तो एक चीज याद रखिए कि सबसे पहले हमें एक चीज निकालना है कि H2O, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में हमें पता होना चाहिए कि 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 10 प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -8, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होता है। यहाँ पे 2 + 8 लिखा भी हुआ है।
अच्छा, तो अगर हम ये निकाल लें कि 250 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इजीली बता पाएंगे कि टोटल चार्ज उस पर कितना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मोल निकालते हैं। सिंपली मोल क्या होता है, अच्छा मोल क्या होता है, मोल का मतलब सिंपल सा चीज होता है कि 6.23 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं कहूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब कि इतना मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 250 और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 80 ग्राम। तो यहाँ लिख देते हैं 250/80, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल के आ गया। अच्छा, एक मोल का मतलब होता है, मैंने अभी बोला कि ये इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एक मोल का मतलब इतना है, तो हमारे जितना मोल निकल के आया है उतना मोल का मतलब इतना हो जाएगा। इतना इतना मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास टोटल निकल के आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स टोटल निकल के आ गए। अच्छा, एक मॉलिक्यूल पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन था, तो इतने मॉलिक्यूल्स पे कितना होगा, इतना इंटू इंटू 10। तो वही काम मैंने यहाँ किया हुआ है। एन का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा टोटल इतना मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अच्छा, एक और कह रहा है कि 2 ग्राम अगर हमारे पास है तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार मतलब ये कह रहा है कि इतना कूलम इस बॉडी पे अगर हमें कितना चार्ज एक्वायर करना है, 2 × 10⁻⁻6 चार्ज एक्वायर करना है, 2 माइक्रो कूलम। तो बताइए कि नंबर कितने चार्ज, कितने इस पे चार्ज को ट्रांसफर किया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाए। तो इसमें सिंपल सा हमें Q इजिकल्स टू एन लगाना है, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा Q बाई और इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करने पड़ जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।